नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में जो आज हमारा उपविषय होगा वो है इतिहास। और इतिहास में हम पढ़ेंगे पाठ 6 महाजनपद की ओर। हमने पिछले वीडियो में जन पढ़ा था कि किस तरह से परिवार से ग्राम बने, ग्राम से विश्व बने और विश्व से जन बने। तो जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा, लास्ट वीडियो, पहले उसे इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए उससे पहले पहला वीडियो देखें, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जन बने, जन के बाद में क्या बने? जनपद। यानी जन में जो लोग रहते थे वो क्या कहलाए? जनपद। अब अगर हम वर्तमान स्तर से जनपद और ऋग्वैदिक काल यानी उत्तर वैदिक काल के जनपद को देखें तो बिल्कुल समान है। अगर हम देखें वर्तमान और प्राचीन, हमें महाजनपद को समझने के लिए वर्तमान व्यवस्था और प्राचीन व्यवस्था दोनों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले क्या बना? परिवार। वर्तमान में भी सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार। और प्राचीन काल में भी सबसे छोटी इकाई थी परिवार। अब कई परिवार मिलकर क्या बने? ग्राम। और प्राचीन काल में भी कई परिवारों से मिलकर क्या बने? ग्राम या गांव। उसके बाद परिवार के बाद में क्या बने? विश्व, जो वर्तमान में क्या है? तहसील। और प्राचीन काल में यानी ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल में क्या कहलाए? वो विश्व। विश्व के बाद में, तहसील के बाद में हमारे यहाँ कहाँ क्या होता है? जनपद या जिला। और प्राचीन काल में क्या कहलाएंगे? जन। जन कहते थे इन लोगों को जो बहुत सारी सभा करते थे या किसी समस्या को सुलझाने के लिए विश्व के वरिष्ठ लोग एक सभा बुलाते थे या समिति बनाते थे, उसे जन कहते थे। और ये जन जहां रहते थे वो क्या कहलाया? जनपद कहलाया। यानी जन के रहने का स्थान जहां ये जन रहते थे तो वो क्या कहलाया? जनपद कहलाया। अब जनपद के बाद में, जिले के बाद में हमारे यहाँ भारत में वर्तमान में क्या आते हैं? राज्य। क्योंकि कई जिले मिलकर क्या बनाते हैं? राज्य बनाते हैं। प्राचीन काल में देखा जाए, उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल के उत्तर वैदिक काल में देखा जाए तो वहां पर कई जनपद यानी जहां जो जन लोग रहते थे किसी समस्या का समाधान करने के लिए, वो स्थान क्या कहलाया? जनपद। यानी जन के रहने का स्थान क्या कहलाया? जनपद। और कई जनपद मिलकर क्या कहलाए? महाजनपद। जहां पर मतलब कई सभाएं इकट्ठी हुई, यानी जन के रहने का स्थान जनपद और कई जनपद मिलकर महाजनपद। अगर वर्तमान से तुलना करें हम तो जो वर्तमान में हमारे राज्य हैं वो प्राचीन काल में क्या कहलाए? महाजनपद। ये महाजनपद 16 होते, 16 महाजनपद प्रमुख थे, जिसमें आवंती, वत्स, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं राजतंत्र और गणतंत्र। हमने इसमें जन से जनपद यानी जन के रहने का स्थान जनपद कहलाया और कई जनपद मिलकर क्या बने? महाजनपद। अब हम देखते हैं राजतंत्र क्या है और गणतंत्र क्या है। राजतंत्र में राजा वंश के अनुसार बदलते थे, यानी अगर राजा का पुत्र ही अगला राजा होगा तो वो व्यवस्था क्या कहलाई? राजतंत्र कहलाई। यानी उत्तर वैदिक काल से लेकर और अब जो हमने आधुनिक भारत, जो मुगल साम्राज्य का अंत हुआ है, वहां तक की हमारी व्यवस्था क्या कहलाई थी? राजतंत्र कहलाई। यानी अगर राजा का पुत्र योग्य है या नहीं है, लेकिन वही राजा बनेगा। तो राजतंत्र में शासन किसका द्वारा होगा? राजा के वंश के अनुसार होगा। राजतंत्र में शासन वंशानुक्रम होगा, यानी वंश में जो राजा है उसका पुत्र ही राजा होगा। दूसरी व्यवस्था थी महाजनपद में गणतंत्र। यानी वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में 600 ईसा पूर्व दोनों तरह की व्यवस्था थी, राजतंत्र भी थी और गणतंत्र भी थी।
कहीं कहीं पर वंशानुक्रम यानी राजा का पुत्र ही राजा होता था, वंश के अनुसार शासन व्यवस्था चल रही थी, लेकिन गणतंत्र व्यवस्था भी थी। गणतंत्र जैसी आज होती है, आज वर्तमान में हम देखते हैं कि हर 5 साल बाद हमारे यहाँ प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है या चुनाव होता है, मतदान किए जाते हैं, उसके बाद में प्रधानमंत्री को चुना जाता था। सेम व्यवस्था होती है गणतंत्र में, यानी शासन जो होता है वो संघ द्वारा चलाया जाता था, जिसमें योग्य व्यक्ति उसे चलाते थे। जैसे जनपद में गांव के या विश्व के वरिष्ठ लोग फैसला लेते थे, वही व्यवस्था क्या दी थी गणतंत्र में, यानी संघ द्वारा शासन। इसमें जो फैसला लेने का अधिकार था, यानी किसी समस्या का समाधान करने का या कोई व्यवस्था बनाने का या युद्ध नीति अपनाने का, वो अधिकार किसके पास था? संघ के पास था। यानी कई योग्य लोगों की समिति क्या कहलाई? एक संघ कहलाई, और ये बदलती रहती थी। इसमें राजा का विशेष महत्व नहीं था, इसमें ये लोग अपने में से ही किसी योग्य व्यक्ति को चुनते थे, उसे परामर्श देते थे और फिर सब मिलकर किसी एक विषय पर निर्णय लेते थे। तो उत्तर वैदिक काल में 600 ईसा पूर्व दोनों तरह की व्यवस्था थी, राजतंत्र व्यवस्था भी थी और गणतंत्र व्यवस्था भी थी। इस समय जो 3 वंश हुए थे, हर्यक वंश, नंद वंश और मगध वंश। तो अब हम इसके आगे हम पढ़ेंगे महाजनपद कौन कौन से थे। हमने पढ़ा महाजनपद। अब महाजनपद कौन कौन से थे? तो महाजनपदों की संख्या थी 16 महाजनपद थे, जिसमें अंग, मगध, काशी उत्तर प्रदेश में, कौशल भी उत्तर प्रदेश में था, वत्स, चैदी, कुरु जो आधुनिक दिल्ली है उसे कुरु बोला जाता था, पांचाल, सूरसेन मथुरा का था, मत्स्य और अवंती ये मध्य प्रदेश और राजस्थान से लगा हुआ क्षेत्र था। अस्मक, गांधार, गांधार ये पश्चिम भारत का पश्चिमी बिल्कुल क्षेत्र था, उत्तर पश्चिम, यह जो इस समय आधुनिक कश्मीर में है, इसका गांधार का नाम बदलते बदलते मुगल साम्राज्य तक कंधार इसे कहा जाने लगा था। कंबोज, बज्जी, मल, इन 16 महाजनपद में 4 महाजनपद बहुत महत्वपूर्ण थे, यानी वो बहुत अधिक शक्तिशाली थे, जिसमें सबसे शक्तिशाली था मगध, वत्स, अवंती और कौशल। ये 4 जो महाजनपद थे ये बहुत शक्तिशाली थे। सबसे शक्तिशाली था मगध। मगध में जो राजवंश की स्थापना हुई उसमें 3 वंशों ने शासन किया था 16 महाजनपद के अंतर्गत। यानी जब तक इस्लाम का आगमन भारत में नहीं होता है, तो उससे पहले जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले मगध में 3 शक्तिशाली राजवंश हुए। राजवंश पहले ही पढ़ चुके हैं। राजतंत्र यानी पिता के पुत्र, अगर पिता राजा है तो उसका पुत्र ही राजा होगा, उसी के नाम से इनका वंश चलेगा। तो उसमें पहला राजवंश था हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश और तीसरा था नंद वंश। नंद वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा हुआ और अंतिम राजा था वो था घनानंद। घनानंद के पास बहुत विशाल सेना थी। यानी मगध में जो सबसे अधिक शक्तिशाली जनपद हुआ, महाजनपद हुआ, वो कौन सा हुआ? मगध हुआ। और इस मगध में ही 3 राजवंशों ने शासन किया, हर्यक वंश, शिशुनाग और नंद वंश। नंद वंश मगध का अंतिम राजवंश था मौर्य की स्थापना से, यानी मौर्य वंश की स्थापना से पहले। नंद वंश का जो अंत होता है वो होता है चंद्रगुप्त मौर्य, जो उसी के एक शासक थे, यानी सेना का पुत्र था, और उसे चाणक्य ने शिक्षा दी थी। आपने चाणक्य की कहानियों में पढ़ा भी होगा चाणक्य के बारे में। तो चाणक्य ने ही इस नंद वंश का विनाश करवाया था। इससे पहले सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। सिकंदर यूनान का एक शासक था, यूनान में एक जगह थी मैसेडोनिया, तो उसका शासक था सिकंदर। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, उसकी जो प्रथम भेंट हुई, यानी अगर वो पश्चिम से आ रहा था, यूनान से आ रहा था, तो सबसे पहले उसका युद्ध पुरु के साथ हुआ, राजा पुरु के साथ, जो आम्बी का राजा था पुरु, उसके साथ युद्ध हुआ। युद्ध में सिकंदर की सेना पराजित तो नहीं हुई क्योंकि बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन कुछ हद तक वो अपना मनोबल खो चुकी थी। जब पुरु को बंदी बना लिया गया तो सिकंदर ने पुरु से पूछा कि भाई तुम्हारी क्या इच्छा है, या तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए।
पुरु का जवाब था जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इस तरह सिकंदर ने पुरु को अपना मित्र बना लिया और उसका राज्य भी उसे वापस कर दिया। सिकंदर चाहता था नंद वंश पर आक्रमण करे, यानी मगध पर अधिकार करना, लेकिन जो नंद वंश की सेना थी, घनानंद की सेना थी, बहुत शक्तिशाली थी और पुरु की सेना से लड़ते लड़ते सिकंदर की सेना काफी थक चुकी थी, इसलिए उसने हिम्मत नहीं की घनानंद से लड़ने की। तो हम अगर प्राचीन इतिहास को उठा के देखें तो हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े राजवंश हुए हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, जिन्होंने विदेशियों के भी छक्के छुड़ा दिए, यानी विदेशियों का साहस भी उनसे लड़ने का नहीं हुआ है। नंद वंश का शासक कौन सा था? घनानंद था, जिसके समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था। घनानंद बहुत क्रूर शासक था और घनानंद को जो पराजित किया वो किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसकी मृत्यु के बाद, घनानंद की मृत्यु के बाद मौर्य वंश का शासन मगध साम्राज्य पर होता है। अब जो सिकंदर विदेशी था उसके आक्रमण के क्या प्रभाव हुए? तो सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव से जो विदेशी लोग आना चाहते थे उनके मार्ग खुल गए, यानी वो आसानी से भारत में आने जाने लगे, विदेशी सभ्यता का प्रसार हुआ। और क्योंकि सिकंदर के साथ बहुत बड़ी सेना आई थी, उसमें से कुछ लोग यहाँ भी रह गए, भारत में भी रह गए, तो उन्होंने भारतीयों को के रहन सहन अपनाए और भारतीयों ने उनके रहन सहन अपनाए। कहने का तात्पर्य है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो सबसे प्रथम विदेशी आक्रमण था वो सिकंदर का था, और उसके बाद में भारत पर समय समय पर विदेशी आक्रमण होते रहते थे, विदेशी आने लगे। शुरुआत किसने की थी? सिकंदर ने की थी। सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था, संसार को जीतना चाहता था। तो हमने देखा हमारे जो 6वीं ईसा पूर्व था, यानी वैदिक काल था, उसमें महाजनपद जो बने उनमें 16 महाजनपद, यानी जो हमारे अब 27-28 राज्य हैं उनकी तरह ही जब वहां पर क्या थे 16 महाजनपद थे। महाजनपद का विस्तार होने से जो राजा की शक्ति थी उसमें बहुत अधिक विस्तार हो गया, क्योंकि व्यवस्था राजतंत्र हो गई, लोहे की खोज हो गई, और ग्राम से जब जनपद में लोग आए तो उनके रहन सहन में भी बहुत बदलाव आए। तो उनके रहन सहन में क्या क्या बदलाव आया ये अब हम देखेंगे। महाजनपद काल में जो प्रशासन, समाज और लोगों के जीवन में बहुत बदलाव आया, क्योंकि इसका जो क्षेत्र था वो बड़ा होने लगा। अब तक हमने पहले केवल जन हुआ करते थे और जन के रहने के लोगों का स्थान जनपद बन गया, और जब कई जनपद मिलने लगे तो वो एक महाजनपद कहलाया। और उस महाजनपद बनने के कारण जो राजा था वहाँ का, उसकी शक्ति में बहुत बढ़ाव हुआ, यानी राजा की शक्ति बढ़ गई। अब तक जो हमने वैदिक काल में पढ़ा था, राजा की शक्ति ना के बराबर थी। राजा को बस गाय या लोगों के द्वारा कुछ उपहार भेंट किए जाते थे। अब वो आधुनिकता की ओर बढ़ने लगा, यानी राजा अस्त्र शस्त्र, यानी जब लोहे का पता चला, लोहे में क्रांति हुई, लोहे की खोज हुई, तो उससे अस्त्र शस्त्र बनाए जाने लगे और राजा की शक्ति में वृद्धि हो गई। यानी अब तक जो राजा को लोग अपनी इच्छा से दिया करते थे, उसके कार्य के अनुरूप अब वो उन लोगों पर कर यानी टैक्स लगाने लगा। और शासन व्यवस्था को बनाने के लिए इसमें राजा की शक्ति क्या थी, बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि समाज बहुत बड़ा होने लगा था। लोग अब नगरों का विकास होने लगा। नगरों के विकास होने से वहाँ जो शिल्प थे यानी जो हाथ से सामान बनाते थे, औजार बनाते थे, सबसे प्रमुख थे हथियार। हथियार बहुत अधिक संख्या में बनाए जाते थे। राजा अपने पास सेना रखते थे। राजा की शक्ति बढ़ गई और वो राजा सेना रखने लगे। सेना रखने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? दूसरे राज्यों से यानी जो विदेशी आक्रमणकारी आए, जैसे मैंने बताया सिकंदर आया, तो इस तरह के आक्रमणकारियों से अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए सेना की व्यवस्था पड़ी। साथ ही शासन को सुव्यवस्थित बनाने के लिए, यानी सेना रखने के लिए या कर लेने के लिए, जो कर यानी लगान टैक्स वसूला जाने लगा।
व्यक्ति के कार्यों यानी खेती करते थे उन्हें खेती के हिसाब से कर देना पड़ता था, लगान देना पड़ता था, जिसे हम आज आम बोलचाल में बोलते हैं टैक्स। तो ये कर व्यवस्था लागू हो गई और इस सारी व्यवस्था को बनाने के लिए राजा को अब शासन में व्यवस्था बनाने के लिए अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त करने पड़े जो इस सारी शासन व्यवस्था को देखते थे। सेना में अधिकारी रखने लगे जो सेनापति कहलाते थे, और शासन में जो कर वसूलते थे वो अधिकारी कर्मचारी यानी राजा अकेले जाकर गांव-गांव या पूरे नगर से जाकर कर वसूल नहीं सकता था। यानी सेम व्यवस्था जैसी हम आज देखते हैं वैसी ही व्यवस्था उस समय भी थी। लेकिन अब गणतंत्र है, यानी हम नियुक्त करते हैं एक योग्य व्यक्ति को, जो महाजनपद में भी कुछ जनपदों में थी। तो वही व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में भी थी और उत्तर वैदिक काल में भी थी। अधिकारी नियुक्त होने लगे शासन में सहायता करने के लिए, राजा की सहायता के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाने लगे। उसके बाद नगरीकरण का बहुत विस्तार हुआ, यानी अब कृषि के साथ साथ दूसरे भी काम धंधे प्रचलन में आने लगे, क्योंकि लोहे की खोज हो गई थी, लोहे का पता चल गया था, तो लोहे से हथियार बनने लगे और औजार बनने लगे, खेती के यंत्र बनने लगे। जैसे ये हल वगैरह है ये किसके, लोहे के बनते हैं। तो इन कार्य करने के लिए कारीगर और शिल्पकार भी हुए, जिन्हें कच्चा माल गांव से लेते थे, यानी जो ग्राम थे उनसे कच्चा माल इकट्ठा करते थे और उससे फिर उन औजारों को या शिल्पों को बनाते थे। तो इस आधुनिकीकरण से, लोहे की खोज से और महाजनपद का यानी राजा के शक्ति में विस्तार होने से जो उस समय का 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का शासन व्यवस्था थी उसमें भी लोगों के जीवन में, समाज में बहुत अधिक बदलाव आया। क्योंकि जो हमारी प्रारंभिक व्यवस्था थी ऋग्वैदिक काल की, वो हमने पढ़ी है कि उसमें केवल ग्राम थे और लोगों का जो प्रमुख कार्य था वो कृषि और पशुपालन ही था। लेकिन 6ठी शताब्दी पूर्व जब महाजनपद का विकास हुआ यानी महाजनपद बने, उस समय तक नगरों का भी विकास होने लगा। यानी जो कृषि से अलग, खेती से अलग काम करने वाले लोग थे, शिल्पकार या कारीगर थे, तो वो नगरों में रहने लगे। तो इस तरह से हमारी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो आज के हमारे नगर हैं उस व्यवस्था का जो विस्तार था वो 6ठी शताब्दी पूर्व ही होने लगा था। तो आज हमने इसमें पढ़ा महाजनपद, यानी महाजनपदों का विकास कैसे हुआ, उनका समाज, रहन सहन, बदलाव और विदेशी आक्रमण जो सिकंदर का हुआ, और उसके बाद में लगातार भारत पर विदेशी आक्रमण होने लगे। तो इस चैप्टर को समझने से पहले आप पिछले वीडियो जरूर देखें।